नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हमारा सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट का, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत अहम रोल निभाने वाला है। और हमारा टारगेट है 37 प्रश्नों में से 37 प्रश्नों का सही एनालिसिस और सही स्कोर, जो कि आपके सिलेक्शन में रीढ़ की हड्डी का काम करे और एक पिलर की तरह आपके स्कोर को मजबूत बनाकर रखे। सिलेक्शन वाले प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। पेपर सीधा इसी तरीके के क्वेश्चन से बनने वाला है। ऐसा मान के चलिए कि पेपर का यही एक प्रारूप है जहां से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा और पेपर का प्रारूप यहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सेशन को अपनी टैगलाइन के शुरू करते। दोस्तों, टैगलाइन है हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या कहते हैं, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल और वाक्पटु। ये कुछ इस तरीके का प्रश्न है। अब यहाँ बताइए क्या होगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, आपको आंसर मिल गया होगा, मगर मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जो बहुत भाषा जानता है वो होता है बहुभाषी। ठीक है। जो बहुत बातें करता हो वो होता है वाचाल। ठीक है। जो व्यर्थ की बातें करता हो वो हो वाचाल। ठीक है। और जो गंदी बातें करता हो, गलत बातें करता हो, उसे क्या कहते हैं, कुवक्ता। वाक्पटु यानी कि जो बातों के आडंबर बनाता हो उसे हम कहते हैं वाक्पटु। तो हमने चारों के ही विकल्प, चारों के आंसर बता दिए, बट इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चा, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम क्या कहते हैं, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र, प्रिय दर्शन प्रिय। तो आपने इसका जवाब चुन लिया होगा। तो देखिए, इसका होता है प्रियदर्शी। तो बेटा, ये तो हुआ हमारा आंसर। अब हम बताते हैं विकल्पों में क्या है। समदर्शी, जो देखने में समान लगता हो उसे हम क्या कहते हैं, समदर्शी। जो देखने में प्रिय पात्र हो, यानी कि जो प्रिय पात्र हो, जो दिखने में प्रिय पात्र हो, यानी कि प्रिय का पात्रता का प्रधान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिय पात्र। जिसके दर्शन प्रिय हों, कि कहते हैं वाह भाई वाह, तुम्हारे तो दर्शन देखकर हम धन्य हो गए, ऐसे शब्द बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं दर्शन प्रिय। ठीक है दोस्तों, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, मुहावरे को लोकोक्ति की तरफ। खून सवार होना, इस मुहावरे का क्या मतलब है। किसी को मार डालने को उद्धत होना, क्रोध आना, किसी को भड़काना और बेकाबू हो जाना। अगर आपका स्कोर अच्छा जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पढ़ने में आपका लेवल ठीक हो चुका है। ये हमारे 24 या 23 प्रैक्टिस सेट का ही एक रिजल्ट है या क्रेडिट है, जिससे कि आपको अब ऐसा लगने लगा है कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा आने लगा है। अब इस प्रश्न का जवाब दे देंगे आप बच्चा, क्या है। तो देखिए, गाँव कस्बों में ज़्यादातर कहते हैं खून सवार हो गया इसके सिर पर, इससे दूर रहो, क्योंकि वो किसी को मार डालने के लिए उद्यत हो गया है। तो ए विकल्प इज़ द राइट आंसर। चौथा प्रश्न देखने वाले हैं हम, क्या है। गागर में सागर भरने का मतलब होता है अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर में से मटका भरना, साधनों का सदुपयोग करना। तो बेटा क्या है, आपको पता चल ही गया होगा इसमें। तो इसका होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, इसी का आंसर होता है। अब देखिए, रिक्त स्थान दिए गए हैं, 5 से 6 रिक्त स्थान है यहाँ पर। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उक्त विकल्प चुनिए। पुरुष पत्नी के मरने पर, पुरुष पत्नी के मरने पर कहलाता है वैधव, विधुर, एकला, अविवाहित। तो आप बताओगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विधुर। क्या हो जाएगा, विधुर। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं छठा प्रश्न। वे डैश से विद्वान हैं, प्रचंड, प्रकांड, विशाल, घनघोर। ठीक है भाई, तो क्या होगा, प्रकांडीय, यानी वे प्रकांडीय विद्वान हैं, प्रकांडीय विद्वान हैं। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। क्या है, देखिए 7 और प्रश्न 8। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है
तो कोई त्रुटि वाले विकल्प को चुनिए। प्रकृति की सौंदर्यता किसका मन सी विकल्प में नहीं हर लेती, कोई त्रुटि नहीं। जल्दी बताइए कौन सा है बेटा, जल्दी जवाब। प्रकृति का की सौंदर्यता किसका मन नहीं हर लेती, अब इसमें है आपका कोई त्रुटि नहीं, तो बताइए क्या होगा। हाँ, यह है आपका प्रकृति की सौंदर्यता किसका मन, ठीक है। तो यहाँ पर किसके की जगह कहता हर किसी का मन नहीं हर लेती, ठीक है। आरी बात समझ में, तो यहाँ पर किसका शब्द जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। किसका यहाँ पर शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। इस वजह से यहाँ पर ये गलती है, ठीक है। 8वां प्रश्न है, कई साल से अब देश के मन में ताजमहल देखने की सी विकल्प में बड़ी लालसा थी, डी विकल्प में कोई त्रुटि नहीं। आप बताएंगे बच्चा क्या है। कई साल नहीं होता, कई वर्ष होता है, या सालों से होता है यहाँ, ठीक है। यानी कि कई वर्ष से अवदेश के मन में या सालों से ऐसा होता, तो कई साल एक साथ गलत होता है, ठीक है। ये वाला शब्द जो है गलत होता है, इसलिए ए पार्ट में एरर है, ठीक है। 90 प्रश्न से और 10वें प्रश्न में चलते हैं। क्या है, दिए गए 4 विकल्प में से एक विकल्प शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्यों को चुनिए। 9 का ए विकल्प जो है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, यानी बच्चे को काट के खिलाओ, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, ए विकल्प है। दूसरा है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, सी विकल्प है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए, फल को काटा जाता है, किसे काटा जाता है, फल को, और किसे खिलाया जाता है, बच्चे को। तो हमारा इसमें क्या पार्ट हो जाएगा, सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपका क्या आता है, फिर इसमें क्या आता है, प्रसर्ग आता है, फिर इसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है जिसे हम कर्म कहते हैं, फिर इसमें क्या आता है, क्रिया आती है, ठीक है भाई। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी विकल्प इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है 10वां प्रश्न, वह दंड पाने योग्य है, ए विकल्प। वह दंड लेने योग्य है, बी विकल्प। वह दंड के योग्य है, सी विकल्प। वह दंड देने योग्य है, डी विकल्प। लगाइए अपना निशान क्या है। तो वह दंड के योग्य है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प, वह दंड के योग्य है, ठीक है भाई। अब बात आती है यहाँ पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्थायी भाव के प्रकारों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है, 7, 8, 9, 10। जल्दी बता देंगे इसका सही आंसर। तो बेटा कितने होते हैं, 9। समझ गए कितने माने जाते हैं, 9, क्योंकि शांत रस को इसमें काउंट नहीं का, सॉरी इसमें शांत रस नहीं, इसमें एक तो भक्ति रस और एक वात्सल्य रस, इसको काउंट नहीं किया था। तो ये मूल होते हैं 9, कुल होते हैं 11, जिसमें श्रृंगार रस के जो होते हैं 2 रस होते हैं, किसके, श्रृंगार रस के, जिसमें पहले पार्ट होता है, एक तो वियोग श्रृंगार होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है। तो उनको तो एक ही रस में बांटा जाता है, श्रृंगार रस में, परंतु इसी रस को अंततः 2 रसों में स्वतंत्रता मिल गई है। एक का होता है भक्ति रस और एक होता है आपका विस्मय विषयक, जिसे हम वात्सल्य रस भी कहते हैं और ऊपर विस्मय विषयक कहते हैं। तो उनको जो है सामान्य श्रेणी में नहीं रखा जाता, उन्हें कुल श्रेणी में रखा जाता है। तो कुल कितने होते हैं, 11, ठीक है। और सामान्यतः कितने होते हैं, 9। और नाटक में जो प्रयोग होते हैं वो कितने होते हैं, 8, क्योंकि नाटक में शांत रस को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है बच्चा। तो इस बात को अपने माइंड में रख सकते हैं आप, ठीक है। तो कई बार स्थायी भाव भी पूछ लिए जाते हैं, फिर रसों का प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि कौन से रस में किस प्रकार का भाव होता है, समझ गए नहीं। आश्रालंबन, उद्दीपन, विषय का आलम्बन, सब बातें आपको पता होनी चाहिए, हम सबको एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। 12वां प्रश्न क्या है, जहाँ अनेक वर्णों की या वर्गों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वह कौन सा अलंकार होता है, छेका अनुप्रास, यमक अलंकार, लाटा अनुप्रास, श्लेष अलंकार। बताइए क्या है आपका सही आंसर। तो वो आपका हो जाएगा छेका अनुप्रास, यानी कि अनुप्रास का एक भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, छेका अनुप्रास कहते हैं। जहाँ बहुत सारे शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ होता है आपका वृत्ता अनुप्रास, और जहाँ पर आपके तुक मिलते हैं तुकांत, तो होता है आपका लाटा अनुप्रास। श्लेष अलंकार क्या होता है, एक शब्द एक बार आता है परंतु अर्थ अनेक बार लेकर आता है। यमक अलंकार क्या होता है कि जितनी बार शब्द आता है इतनी बार ही अपना अर्थ लेकर आता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो वो किसका हो जाएगा, यमक अलंकार का। श्लेष अलंकार का कौन सा हो जाएगा आपका, श्लेष अलंकार का कौन सा हो जाएगा बेटा आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना ऊपरे
मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी को अर्थ दिया है मोती और मानस और चून। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सलेस अलंकार हो जाएगा। जबकि आपका घनन घनन घनघोर घनरिया, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा बच्चा। ठीक है, हाय फूल थी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। आप इसको कमेंट्स करके बताओगे कि ये किस अलंकार का उदाहरण है। हाय फूल थी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, समझ गए। तो इसको आप बताएंगे कौन सा है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है, सलेस अलंकार और यमक अलंकार। इनमें से आपको बताना है कौन सा अलंकार है। कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब आप देंगे। चलिए 13वें क्वेश्चन चलते हैं। गृहीता शब्द का विलोम है। गृहीता शब्द का विलोम है ग्रहण, दाता, छीनना, भूचर। बताइए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। गृहीता का मतलब होता है दाता। चलिए 14वां प्रश्न क्या है भाई। जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रधारण, चंद्रशेखर, चंद्रमोहन, चंद्रकांता। बता दो भाई, जल्दी बता दो क्या है। अरे वाह, चंद्रशेखर। ठीक है भाई, तो ये तो होता चंद्रशेखर। एक होता चंद्रमौली। चंद्रमौली यानी मौली मतलब सिर, जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी कि सिर मतलब जूड़े पर चंद्र हो। मौली कहते हैं जूड़े को, बालों का जूड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं चंद्रमौली। ठीक है, चंद्रमौली। ठीक है बेटा। अब चंद्रमौली में समास कौन सा होता है, ये भी तो आ सकता है। चंद्रशेखर में समास कौन सा होता है, ये भी आ सकता है। परीक्षा में तो कुछ भी आ सकता है। तो चंद्रशेखर और चंद्रमौली, चंद्र और चक्रधर, चक्रपाणी, इन सब में कौन सा होता है, इसमें होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। ऐसा करोगे ना तो पूरी हिंदी का आपका रिवीजन हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए अब हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। दिन रात एक करने का अर्थ क्या होता है। कठिन परिश्रम करना, बहुत सोना, जगे रहना, चिंता होना या चिंतित होना। बताइए, सही बताओ क्या है। तो आपको पता है कठिन परिश्रम करते हैं तो रात दिन एक हो जाते हैं। दिन का दिन नहीं दिखता, रात का रात नहीं दिखता, सूरज दिखता नहीं। ठीक है, जैसा आप तुम परीक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कठिन परिश्रम करना। 16वां क्वेश्चन है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो आपका है नाट्य शास्त्र में। देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ ना आपको, उसे नोट करे करो आप। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसमें ही रसों की संख्या दी गई है 10, 11, 9, 8 ये विकल्प हैं। आप बता दो। अगर ये नहीं बताया ना तो बात हो जाएगी गलत, दोस्ती तुम्हारी हमारी टूट जाएगी बिल्कुल। बता दो इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 8, क्योंकि ये शांत रस को इसमें काउंट नहीं करते। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सामान्य रस कितने होते हैं 9, कुल रस कितने होते हैं 11। सारे विकल्प ऐसे दिए हैं बढ़िया वाले। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। बच्चे को पता है, कंपटीशन की दुनिया में कदम रखने वाले बच्चे को पता है इसका आंसर। सुमित्र नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, भारत तंतु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण सिन्हा। जल्दी बताएंगे आप क्या है इसका आंसर। अपना चुनाव कर लीजिए। तो क्या है इसका, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है भाई। जब ये राइटर आ चुके हैं तो आप इन राइटरों का, जब आया है राइटरों के नाम, जब राइटरों के नाम आए हैं तो आप ऐसा करो इन राइटरों के एक एक जो है रचना लिख लीजिए। एक एक रचना इनकी लिख लो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत की आपको मैं एक रचना बताता हूँ क्या है। तो पहले तो मैं 2-3 तो मैं रचना अलग से बताता हूँ। प्रेमचंद्र की जब सबसे ज़्यादा जो आती है वो आती है आपकी सप्तसुमन। कौन सी आती है, सप्तसुमन सबसे ज़्यादा आती है। तो ये आपको पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये सप्तसुमन। हरिवंश राय बच्चन की एक याद कर लेना, वो भी बहुत आती है। कौन सी, निशा निमंत्रण। कौन सी आती है बेटा, निशा निमंत्रण। जो मोस्ट है वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको 2-4 जो हैं अच्छी और याद हो जाए। ठीक है भाई। तो इसलिए आपको एक तो याद रखनी है जयशंकर प्रसाद की। जैसे जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी है, तो जयशंकर प्रसाद की जो है आपको एक और याद रखनी है, जनमय के नागयज्ञ। क्या याद रखनी है, जनमय के नागयज्ञ। ये भी बहुत आती है, समझ गए भाई, बहुत आती है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। मैथिली शरण की जो है वो कौन सी आती है, मेघनाथ वध आती है, कादम्बरी आती है, ये भी याद रखनी है। ठीक है, क्लियर भाई। चलो, फणीश्वर नाथ की कलंक आती है, जुलूस आती है, ये भी आती है। इलाचंद जोशी की एक याद रख लेंगे आप, पर्दे की रानी। ठीक है, कौन सी याद रख लेंगे, पर्दे की रानी। ये जो है 2-4 ऐसी हैं जिनको आपको अलग से भी लिख कर याद करना है। ठीक है भाई, क्योंकि जब तक आप 2-4 याद नहीं रखोगे एक्स्ट्रा तो जब तक काम चलेगा नहीं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 18वां क्वेश्चन,
18वां क्वेश्चन बेटा, हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस राज्य में जाना जाता है? गुसाई भाषा कौन सी है? गुसाई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कश्मीर। नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसा ना समझो। तो क्या कहते हैं? केरल में कहते हैं गुसाई भाषा। ठीक है भाई, चलिए 19वां प्रश्न क्या है? निम्न में से वाक्य का शुद्ध रूप है। बेटी पराये घर का धन है। बेटी पराये घर का धन होती है। बेटी दूसरे के घर का धन होती है। बेटी पराये धन का घर होती है। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा बेटी पराये घर का धन होती है, मगर ऐसा है नहीं, अब वर्तमान में ज़माना बदल रहा है। ठीक है भाई, चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 20वां क्वेश्चन क्या है? उससे बुरे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे बुरे तो आप हैं, करण, संबोधन, अधिकरण, अपदान। वे तो थोड़ा सा अर्थ लगा लो, उससे यहाँ पे मिल जाएगा उससे। तो उससे का मतलब क्या है? अलग होना, और अलग होना किसे बताता है? अपदान को। करण का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना। अधिकरण का मतलब होता है किसी के ऊपर अधिकार करना, मे पे पर, ठीक है। यह मेरा घर है किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? यह मेरा घर है, इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? संकेतवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सॉरी। तो यह निश्चितता का बोध करता है, संकेत करता है, क्या करता है? संकेत करता है। इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा संकेतवाचक। संबंधवाचक में होता है जो सो, निजवाचक में होता आप स्वयं खुद, अनिश्चयवाचक में होता कोई किसका। ठीक है, अब देखिए वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? आप बताओगे। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये भी याद रखना है, संस्कृत का भी याद रख लेना, कोई घबराने वाली बात है नहीं। 23वां क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा? 23वां क्वेश्चन बेटा आपको बन जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम को जाना जाता है प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। अभी तो बताया हमने, निश्चयवाचक को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं, जो किसी चीज़ को निश्चित करते हैं। ये क्या होते हैं? यह और वह होते हैं। यह होता है निकटवर्ती और वह होता है दूरवर्ती। यह का होता है ये और वह का होता है वे। ठीक है भाई, चलिए 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ें। विश्वामित्र शब्द में कौन सा समास है? विश्वामित्र शब्द में कौन सा समास है? आप मुझे बता दोगे तो कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, द्विगु में संख्यावाचक विशेषण होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन। वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? सभी ने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, बताओ। चलो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना हो। तीसरा है, महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना है, और इनमें से कोई नहीं डी विकल्प। तो बताइए आपका क्या आंसर हो जाएगा? बताइए भाई। तो देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने, तो जिसका, जिसे, जिसको, जिसमें भी आते हैं वो आपके क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। क्योंकि, तथा, किंतु, परंतु जो आता है वो कौन से होते हैं? सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य होते हैं, और जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो ये सरल वाक्य हो गया, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, और आपका संयुक्त वाक्य इसमें है नहीं। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ से हो गया सही। ठीक है, 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की, औष्टिक परिवार की, बहुरूपीय की, चीनी तिब्बती। तो देखिए ये हमारा रूढ़ होता है, तो ये कितना होता है? ये 73% तो होता है बहुरूपीय। कितना? 73% होता है बहुरूपीय। द्रविड़ होता है आपका 25% होता है द्रविड़। ठीक है, औष्टिक जो होता है 1.3% होता है, चीनी तिब्बती होता है 0.7%। तो किसका होता है? आपका बहुरूपीय परिवार की भाषा। ठीक है भाई, 27वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये बेटा आपको जो है पता होनी जरूरी है। ये बेटा आपको बहुत सारी हैं, आपको पता होनी चाहिए, परंतु इसमें कौन सी है हमें तो बस ये पता चल जाए, इसमें कौन सी है तो हमें ये पता चल जाए। ठीक है बेटा, तो ए है मराठी, बी है गुजराती, सी है सिंधी, और डी है आपकी उड़िया। तो आप इसमें बता दीजिए जल्दी।
ठीक है, तो जितने भी गुड्डे गुड़िया जो हैं हमारी क्लास देख रहे हैं, इसका जवाब जो है जल्द से जल्द देंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो जितने भी गुड्डे गुड़िया जो हैं हमारी क्लास देख रहे हैं, उनसे एक ही है कि वो आप जल्द से जल्द आप बताएंगे कौन कौन सी भाषा मैंने लिखा रखी हैं आपको ये। ठीक है भाई, जल्दी बताओ कौन कौन सी मैंने आपको लिखा रखी हैं। अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा। देवनागरी लिपि में, तो देखिए आपकी इसमें कौन सा है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कौन सा हो जाएगा, मराठी। तो बेटा जिनके पास है पेन तो वो लिख के बैठ जाओ पेन, और मैं बताता हूँ क्या। पंजाबी होती है गुरुमुखी में, पंजाबी किस में होती है, गुरुमुखी। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन होती है रोमन। ठीक है, उर्दू और फारसी जो होती है, उर्दू और फारसी जो होती है बेटा वो फारसी में होती है। ठीक है, गुजराती जो होती है गुजराती में होती है। अब देवनागरी की लिख लो ज़रा, मराठी, ठीक है, संस्कृत, नेपाली, हिंदी, बोडो डोगरी, बोडो भी, डोगरी भी, हिंदी भी, नेपाली, संस्कृत, मराठी। तो ये सब किस में लिखी जाती हैं, ये लिखी जाती हैं देवनागरी में। मैथिली जो लिखी जाती है तिरहुता में, मैथिली जो लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है, तिरहुता। ठीक है, मणिपुरी लिखी जाती है मैती में, मणिपुरी किस में लिखी जाती है, मैती में। तो समझ गया। चलिए 28वां क्वेश्चन देखें। चलिए, रण बीच चौखड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। आप मुझे बता दो इसका आंसर क्या है। तो ये इसमें क्या है, वीर उत्साह आ रहा है, करुणा में आपका नहीं होता है, श्रृंगार नहीं होगा, हास्य नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका गलत होंगे और आपका ए विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब ज़रा आगे देखते हैं। ये हमारा जो है गद्यांश है, इसको पढ़ लेंगे। साक्षरता का अर्थ अक्षर ज्ञान होना, दूसरे शब्दों में पढ़े लिखने की क्षमता का होना ही साक्षरता है। आज की दुनिया में सामान्य ज्ञान का बहुत महत्व है, इससे युक्त व्यक्ति को ही सफलता मिल सकती है। अनपढ़ व्यक्ति ज्ञान और जानकारी के अथाक भंडार से वंचित रह जाता है। वह कुएं के मेंढक के समान अपनी संकीर्ण दुनिया में ही कैद रह जाता है। वह न तो अधिकारों का सही प्रयोग कर सकता है और न ही जन सामान्य का सही प्रयोग या सही जन सामान्य के लिए उपलब्ध सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। आज व्यक्ति का साक्षर होना अनिवार्य हो गया है। निरक्षरता एक दुर्गुण बन गया है, इसलिए आजकल हर कोई पढ़ना लिखना चाहता है। सरकार तथा समाज की ओर से देश के हर नागरिक को साक्षर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी स्थानों पर स्कूल खोले गए हैं। हर बालक को साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये समझिए पूरे को क्या है। ठीक है, इस नेक कार्य में जनता भी भागीदार अवश्य है। 21वीं सदी में यह है, यदि भारत का हर नागरिक साक्षर हो तो यह हमारी महान उपलब्धि होगी। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, साक्षरता का अर्थ है तो साक्षात होना, अक्षर ज्ञान होना, अंग्रेजी जानना, अनपढ़ होना। तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ से। तो क्या है हमारा आंसर, अक्षर ज्ञान होना। ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति किसके समान होता है, अनपढ़ व्यक्ति किसके समान होता है, अब बताओ कि पागल के समान, कुएं के मेंढक के समान, शेर के समान, गरीब। तो किसके होता है, कुएं के मेंढक के समान। ठीक है बेटा, 31वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, उपयुक्त गद्यांश में हमें क्या संदेश देता है, साक्षर बनाने का, अमीर बनाने का, महान बनाने का, भारत का नागरिक बनाने का। क्या देता है जल्दी बता देंगे तो साक्षर बनाने का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 32वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, अविकारी, विकारी, शैविकारी, निर्विकारी। तो ऐसे शब्द जिनको लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित किया जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, परिवर्तित शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और संज्ञा खुद 5 प्रकार की होती हैं, सर्वनाम खुद 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, अविकारी और कर्म के आधार पर अविकारी और अकर्म और सकर्मक। जबकि
जबकि प्रयोग के आधार पर जो होती हैं, प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है, और आपकी पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। सारी बातें हमने यहाँ से बता दी हैं आपको, ठीक है बच्चा। चलिए 33वां प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति 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 परिणति, जल्दी बताओ। परिणति चोपड़ा का ध्यान में आ गया होगा तो पहला ही ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। 34वां प्रश्न हम देखेंगे बेटा, जिस छंद को कवि अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा कर रचना करता है उसे हम क्या कहते हैं? घनाक्षरी, कैचुआ छंद, क्या कविता छंद, गय छंद। जल्दी बताओगे क्या आंसर है इसका? हाँ जी, कैचुआ छंद बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कैचुआ छंद बोलते हैं, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लालटेन जो है शब्द किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तत्सम है नहीं, तद्भव है नहीं, देशज विदेशज। तो यह है विदेशज, और वो भी कैसा? अंग्रेजी, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है, लाल टर्न होता था, इसे क्या कर दिया? लाल टर्न कर दिया। 36वां क्वेश्चन हमारा, 36वां क्वेश्चन है, आंशिक शब्द में प्रत्यय है तो एक प्रत्यय है, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो गया था, इसी के चलते जो है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई गई है। अंतिम प्रश्न जो है आपका क्या है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचना कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूरदास, प्रिय अप्रिय लगना और जयशंकर प्रसाद। जल्दी बताओ क्या है इसका? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो इसके रचनाकार हैं अशोक के फूल। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो सेशन था ये आज का कंप्लीट हो चुका है, और हम चाह रहे हैं आप अच्छे से तैयारी करें। जो भी डाउट आता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नए सेशन पर। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो और चैनल से हमारे जुड़े नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।